सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम, हमारा चल रहा है क्लास 12th का बायोलॉजी का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन। तो आज इस अध्याय का हमारा 14वां पार्ट होने वाला है। और अच्छी बात यह है कि आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, यानी कि इस आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं प्रेगनेंसी यानी कि साक्षरता के बारे में। और इसके अलावा दो टॉपिक और क्लियर करेंगे, जिसमें आपका पार्चुडेशन यानी कि प्रसव आ जाता है। और लास्ट टॉपिक जो आपका बचता है वो क्या है, लैक्टेशन है, जिसे हिंदी में दुग्ध स्राव बोलते हैं। तो ये तीन टॉपिक आज के सेशन में हम लोग क्लियर करेंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज हम पहले टॉपिक को देखते हैं, जो कि है क्या है, प्रेगनेंसी या सगर्भता। तो आप लोग सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको हर एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर मैं प्रेगनेंसी या सगर्भता की बात करूं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्रेगनेंसी होता है वो महिलाओं में कितने महीने का होता है। अगर ह्यूमन से बात की जाए तो जो फीमेल होती है उसके अंदर 9 मंथ का क्या होता है, प्रेगनेंसी होता है। इन 9 महीनों में क्या होगा, जो बच्चा होता है उसका विकास होता है। अब याद रखिएगा प्रेगनेंसी स्टार्ट कब होती है। तो याद रखिएगा जब भ्रूण या एम्ब्रियो जो होता है उसका रोपण हो जाता है या इम्प्लांटेशन हो जाता है फीमेल के यूट्रस के इंडोमेट्रियम या अंतःगर्भाशय भित्ति पर। तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी बोलते हैं, या जिसे हिंदी में सगर्भता बोला जाता है। अब ये सगर्भता होता है, इसमें हो क्या रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो ह्यूमनज बना था या जाइगोट बना था, यानी कि जब बोल सकते हैं अंडाणु का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जा रहा था, तब फर्टिलाइजेशन हो रहा था। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, ह्यूमनज या जाइगोट बनता है। और ये जो जाइगोट होता है ये क्या कर रहा था, क्लीवेज करता है, यानी कि विदलन प्रोसेस द्वारा कई सारी कोशिकाओं का समूह बना लेता है। यानी कि इसी के अंदर कई सारी कोशिकाएं बन जाती है। ये ह्यूमनज 2 कोश की अवस्था में जाएगा, फिर 4 कोश की अवस्था में आता है, फिर 8 कोश की अवस्था में आता है, और फिर अंत में कितने कोश की अवस्था में आता है, 16 कोश की अवस्था में आ जाता है। और जब 16 कोश की अवस्था में आता है तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं, या जिसे हिंदी में तूतक बोला जा रहा था। और इस मोरुला के अंदर जो कोशिकाएं मिल रही थी उसको ब्लास्टोमियर बोला जा रहा था। तो अगर आपने ये सारी चीजें नहीं जानते हैं तो इससे पहले वाले सेशन में मैंने ये सारी बातें बता रखी हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर के हमारे चैनल के प्रश्न में आप उसको देख सकते हैं। तो मोरुला स्टेज में जब आ रहा था कौन, जाइगोट, क्लीवेज द्वारा, तो मोरुला के अंदर जो कोशिकाएं मिल रही थी ब्लास्टोमियर की, वो क्या हो रही थी, व्यवस्थित हो रही थी, जिनमें से ये कोशिकाएं ऊपर की तरफ एक लेयर बना रही थी, जिसको हमने क्या बोला था, आउटर सेल मास बोला था। और इसी के अंदर कुछ कोशिकाएं इकट्ठा हो जा रही थी एक साइड में, जिसको हमने इनर सेल मास बोला था। तो जो आउटर सेल मास बोला था हमने, उसी को हमने एक दूसरा नाम दिया था, जिसको हमने ट्रोफोब्लास्ट बोला था। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, यही क्या होता है, गर्भाशय के आंतरिक भित्ति, जिसे हम इंडोमेट्रियम बोलते हैं, इससे जाकर के रोपित होता है या इम्प्लांटेशन होता है। अब होता कैसे है, तो याद रखिएगा इस ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर कुछ अंगुली समान संरचनाएं मिलती हैं, जो कि किसकी होती है, कोशिकाओं की बनी होती है। अब जो अंगुली समान संरचनाएं मिल रही है ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर, इसी को हम क्या बोलते थे, क्रोनिक विलाई बोलते थे। क्या बोलते हैं, क्रोनिक विलाई बोलते हैं। अब जो क्रोनिक विलाई होता है, यही क्या होता है, जा करके गर्भाशय के इंडोमेट्रियम लेयर से जाकर के चिपक जाता है। और चिपकने के बाद जो संरचना बनती है किसमें, भ्रूण और गर्भाशय के आंतरिक भित्ति के बीच, उसी संरचना को हम क्या बोलते हैं, अपरा बोलते हैं या प्लेसेंटा बोलते हैं। अब ये प्लेसेंटा करता क्या है, कार्य क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कहीं ना कहीं भ्रूण या बच्चे का जो विकास होता है उसमें इस प्लेसेंटा का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये क्या करता है, मां के शरीर से बच्चे के अंदर ऑक्सीजन और पोषणीय पदार्थों को ट्रांसफर करता है, यानी कि इसी प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे के अंदर ऑक्सीजन और पोषणीय पदार्थ पहुंचते हैं। और दूसरी बात क्या, कि यही प्लेसेंटा बच्चे के अंदर उत्पन्न हुए कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जित पदार्थों को क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। यानी कि ये प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य वेस्ट पदार्थ मां के शरीर में चले जाएंगे और उसके शरीर से फिर बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से प्लेसेंटा का ये वर्क होता है। और दूसरी बात आप लोग याद रखिएगा, ये प्लेसेंटा जो होता है एक प्रकार कई सारे हार्मोन्स का भी स्राव करता है। अब कौन कौन से हार्मोन्स का ये स्राव करता है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो आपका दूसरा जो टॉपिक आ रहा है वो क्या है, प्लेसेंटा से निकलने वाले हार्मोन्स। अब कुल 4 तरीके के हार्मोन निकलते हैं, कब, जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। तो कौन कौन से हार्मोन्स हैं, तो पहला आपका है HCG, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। अब जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स है, इसका कार्य क्या होता है, तो याद रखिएगा ये क्या करता है, ये इंडिकेटर होता है किसका, प्रेगनेंसी का। यानी कि जब एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका जो यूरिन होता है उसमें ये हार्मोन्स काफी अधिक मात्रा में मिलता है। तो इसकी जांच के लिए क्या करते हैं, जो फीमेल्स के अंदर कुछ किट आती है, जिसके द्वारा क्या होता है, पता चलता है कि वो महिला प्रेग्नेंट है या कि नहीं। तो उसमें होता है क्या है, महिला का जो यूरिन होता है उसको इस किट में डाला जाता है, जिसमें अगर ये हार्मोन्स कौन सा है, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन अगर मिलता है, प्रेजेंट होता है, तो इससे पता चल जाता है कि क्या है, वो महिला प्रेग्नेंट है। इसीलिए क्या बोलते हैं, इसे प्रेगनेंसी का इंडिकेटर हार्मोन्स भी बोला जाता है। और दूसरा हार्मोन जो होता है उसको हम बोलते हैं HPL, जिसको बोलते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये क्या कार्य करता है, तो याद रखिएगा प्रेगनेंसी के बाद जो फीमेल्स होती है उनमें जो मेमोरी ग्लैंड्स होता है उनके वृद्धि के लिए क्या करता है, ये हार्मोन्स इसे प्रेरित करता है। यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स के वृद्धि में क्या करता है, योगदान देता है। कौन सा हार्मोन, HPL, जिसको बोलते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। अब इसके बाद जो चौथा और पांचवा हार्मोन है, ये क्या है,
आपका एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है और आखिरी में आता है आपका प्रोजेस्टेरॉन। तो ये 4 प्रकार के हार्मोन्स कहां से निकलते हैं? प्लेसेंटा से निकलते हैं। अब बात करते हैं क्या कि जो 9 महीने का समय हो रहा है, यानी कि इस 9 मंथ के पीरियड में बच्चे का जो विकास होगा, तो कौन से महीने में किस अंग का विकास होता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये जो 9 महीने का समय है, इसको हम लोग कुल 3 ट्राइमेस्टर में बांटते हैं। ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3-3 महीनों का समय, यानी कि पहला जो ट्राइमेस्टर होगा, जिसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, इसमें कुल 3 महीने आएंगे। यानी कि 9 महीने में से जो शुरुआती 3 महीने होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 मंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आएंगे। और सेकंड ट्राइमेस्टर में बाकी के 3 मंथ आएंगे, चौथा, पांचवा और छठवां। और लास्ट में आ जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर, जिसमें 3 मंथ और आते हैं, चौथा, सातवां, आठवां और नौवां। तो ये 9 महीने इन 3 ट्राइमेस्टर में कंप्लीट हो जाते हैं। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, इसमें जो पहला महीना होता है, यानी कि फर्स्ट मंथ जो होता है, उसमें बच्चे का हृदय या हार्ट विकसित होता है। यानी कि बच्चे का जो हृदय होता है या हार्ट होता है, वो किस महीने में विकसित होता है? तो पहले महीने में विकसित होता है। दूसरे महीने में क्या होगा? तो दूसरे महीने में बच्चे का हाथ और पैर विकसित होगा। और तीसरे महीने में बाह्य जनन अंग, जैसे उसका पेनिस हो गया या वृषणकोश हो गया, ये सारी संरचनाएं विकसित होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब आते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में। सेकंड ट्राइमेस्टर में चौथा, पांचवा और छठवां महीना आता है। चौथे महीने में बच्चे के अंदर की जो तंत्रिकाएं होंगी, यानी कि नर्व्स होंगे, वो विकसित होगा। इसके बाद 5वें महीने में शिशु में मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो बच्चा गति करता है वो किस महीने में करता है? तो 5वें महीने में करता है। और 6वें महीने में बच्चे के शरीर पर रोम या बाल आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये 6 महीने के पीरियड में इतनी सारी संरचनाएं बच्चे में चेंज होती हैं। अब आप लोग देखेंगे, जो आखिरी या थर्ड ट्राइमेस्टर आता है, इसमें 7वां, 8वां, 9वां महीना आता है। तो इस तीनों महीने में होता क्या है? तो याद रखिएगा, बच्चे के शरीर के लगभग सभी अंग क्या हो जाते हैं? इसमें विकसित हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर वह बच्चा मेल है, तो मेल में क्या होता है? 7वें महीने के अंत में क्या होता है? उसका वृषण जो उदर गुहा में होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है, वो कहां पर आ जाता है? वृषण कोश या स्कॉर्पियस सेक में आ जाता है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट सेशन में ही बता दिया था इसके बारे में। तो ये 9 महीने के पीरियड में किस महीने में कौन से ऑर्गन का विकास होता है बच्चे के अंदर, ये सारी बातें आपने यहाँ पर देख ली है। अब आता है आपका सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक क्या है? तो है प्रसव, जिसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। अब पार्चुरेशन क्या होता है? तो यह ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा एक बच्चा अपने मां के गर्भ से बाहर निकलता है। ठीक है, तो प्रसव में होता क्या है? शिशु का अपने माता के गर्भाशय से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है। अब प्रसव याद रखिएगा, इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, प्रसव में क्या होता है? प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो जाती है, जो यह इंडिकेट करता है कि बच्चा बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया है मां के गर्भ से। अभी जो प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, ये एक प्रकार के हार्मोन्स की वजह से उत्पन्न होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। अब ये निकलता कहां से है? तो याद रखिएगा, ये फीमेल के अंदर जो उसका अग्रपीयूष ग्रंथि होता है, यानी कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहां से ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है और प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करता है। और प्रसव पीड़ा जब होने लगती है, तो इसके बाद क्या होता है? बच्चा मां के गर्भ से बाहर निकल आता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं पार्चुरेशन में होती हैं। अब एक बात और याद रखिएगा, इसी प्रसव के दौरान ही क्या होता है? जो फीमेल का ओवरी या अंडाशय होता है, इसी अंडाशय से एक प्रकार का हार्मोन निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सिन हार्मोन। अभी जो रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है, ये बच्चे को एक सही स्थिति में लाता है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये क्या करता है? बच्चे को सही स्थिति में लाता है। और इसके अलावा जो प्यूबिक सिम्फायोसिस होता है, उसके अंदर काफी ज्यादा ढीलापन ले आता है, जिसकी वजह से बच्चा आसानी से बाहर निकल आता है मां के गर्भ से। तो ये सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर होती है प्रसव के दौरान। अब आपका आखिरी जो टॉपिक आता है, वो क्या है? वो है लैक्टेशन, जिसे हम दुग्ध स्राव बोलते हैं। अब दूध स्राव में होगा क्या? तो याद रखिएगा, इस दूध स्राव के लिए एक प्रकार का हार्मोन से रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा? स्तन ग्रंथियों के पास आएगा फीमेल में, और उसके अंदर जो कोशिकाएं मिलती हैं, उनको प्रेरित करेगा क्या निर्माण करने के लिए? दूध को निर्माण करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं, स्तन में दुग्ध निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन से रिस्पॉन्सिबल होता है? तो उसका नाम है प्रोलैक्टिन। अब यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे कि प्रसव के बाद जब महिला अपने बच्चे को पहला दूध पिलाती है, यानी कि उसके स्तन से जो पहला दूध निकलता है, तो उस दूध को हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम क्या है? मां के स्तन से निकला हुआ पहला दूध। तो ये सारी बातें आपकी थी आज के सेशन में। तो आज ने आपने आज देखा 3 टॉपिक को, जिसमें आपने प्रेगनेंसी देख लिया, इसके अलावा पार्चुलेशन देख लिया, और लास्ट में आपने लैक्टेशन देख लिया। तो आई होप आपको सारी बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो आपको अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को टाटा, बाय बाय, जय हिंद।